नमस्कार साथियों, मैं उत्कर्ष तिवारी आप सभी का आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। इसके पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था, आज हम लोग इसके पार्ट 2 को देखेंगे और इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा के अंतर्गत जो कि संवैधानिक विकास के चरण है, इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे और विस्तार चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा मुख्य बिंदु है संवैधानिक विकास के चरण, इसी के अंतर्गत हम लोग अगर देखने का प्रयास करेंगे तो हम लोग देखेंगे 1757 की प्लासी की लड़ाई 1757 की प्लासी की लड़ाई व 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को सफलता मिलने के बाद उन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। साथियों, अगर हम लोग संवैधानिक विकास के चरण के अंतर्गत इसमें हम लोग देखेंगे तो 1757 की प्लासी की लड़ाई व 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों को अपार सफलता प्राप्त हुई और इन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इसी के बाद में हम लोग देखेंगे इसके फलस्वरूप बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शिकंजा कसा, अधिकार स्थापित कर लिया। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर अपना शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाने के लिए, इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के एक्ट पारित किए। तो साथियों, हमने देखा कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा के अंतर्गत जब हम लोगों ने संवैधानिक विकास के चरण को देखा तो हम लोगों ने देखा कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसी के फलस्वरूप अंग्रेजों को अपार सफलता प्राप्त हुई, जिसके कारण उन्होंने बंगाल के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया और उन्होंने अपने जो इनका शासन था, इनको अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए इन्होंने अनेक प्रकार के जो एक्ट पारित किए। इन्हीं के माध्यम से हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भारतीय संविधान जो था इसका किस प्रकार से विकास हुआ। यहीं से मुख्य बिंदु हमारे उठ करके आते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो कि पारित किए, जो कि भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। तो साथियों, उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के एक्ट पारित किए जो कि भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियां बनी। और इसमें हम लोग देखेंगे, अगर भारत के संवैधानिक विकास की हम लोग बात करेंगे, भारत के संवैधानिक विकास, भारत का जो हमारा अगला जो पॉइंट आ जाता है भारत का संवैधानिक विकास, अगली हेडिंग हमारी आ जाती है भारत का संवैधानिक विकास।
इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भारत का जो संवैधानिक विकास था किस प्रकार से हुआ था। तो इसको हम दो पार्ट में विभाजित करेंगे। पहला जो हमारा पार्ट आ जाएगा वो आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित किए गए एक्ट जो कि 1757 से 1853 के बीच में थे। और इसी के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जो कि ब्रिटिश ताज, दूसरा जो हमारा पॉइंट आ जाएगा जो कि होगा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित किए गए एक्ट। अगर इनके हम लोग ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो पारित किए गए एक्ट थे, अगर हम लोग इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इनका जो टाइम पीरियड था ये था 1858 से 1947 तक। तो साथियों हम लोगों ने देखा भारत का संवैधानिक विकास। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट जो हमारा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट पारित किए गए, और हम लोग इनके कार्यकाल की बात करते हैं जो कि 1753 से लेकर के 1853 तक का था। और दूसरा जो इसमें पार्ट आ जाता है वो है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित किए गए एक्ट जो कि 1858 से लेकर के 1947 तक था। इसी में आगे हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट पारित किए गए, इसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट पारित किए गए, इसमें हम लोग सबसे पहले एक्ट को देखेंगे जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला जो हमारा एक्ट आ जाता है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो साथियों हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें हम लोग देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन हेतु एक लिखित संविधान प्रदान किया गया। साथियों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो हमारा इसमें पॉइंट आ जाएगा वो है जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन हेतु एक लिखित संविधान प्रदान किया गया। और इसी में हम लोग देखेंगे संविधान प्रदान किया गया या प्रस्तुत किया गया। और भारतीय संवैधानिक इतिहास में भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आगे अगर हम लोग देखेंगे इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन हेतु ब्रिटिश
संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई। नियंत्रण की शुरुआत की गई। तो साथियों हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमने देखा कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया और इसी के अंतर्गत भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन में ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई। मतलब इसमें यह था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने मन से कोई भी किसी भी प्रकार का प्रशासन का संचालन नहीं कर सकती थी। इसके लिए जो ब्रिटिश का संसद था इनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करता था। इसी में हम लोग अगर आगे देखेंगे बंबई एवं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु आ जाता है, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों के लिए बंगाल के गवर्नर को बंबई, मद्रास व बंगाल के लिए गवर्नर को गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। यानी जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी इन्हें बंगाल के अधीन कर दिया गया और इनके लिए गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। और हम लोग फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करते हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद नियुक्त कर दिया गया। वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी वाली 4 सदस्यीय सदस्य परिषद व एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। जिसके द्वारा एक सरकार का निर्माण किया गया। एक सरकार का निर्माण किया गया। तो साथियों हमने क्या देखा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी इन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ पर एक जो बंगाल का गवर्नर था उसके स्थान पर बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी वाली 4 सदस्य परिषद व एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जिसके द्वारा एक सरकार का निर्माण किया गया या सरकार की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई। आगे हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत आगे हम लोग देखेंगे कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगर हम लोग इसके चीफ जस्टिस की बात करते हैं, जिसके जो चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा एम्पे जी जो थे
ये कलकत्ता में जो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसके पहले चीफ जस्टिस थे। तीन अन्य न्यायाधीश भी थे, तीन अन्य न्यायाधीश भी थे। तो साथियों हमने क्या लिखा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो कि कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई। और अगर हम लोग इसके चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो सर एलिजा एम्पे जो कि इसके चीफ जस्टिस थे, और तीन अन्य न्यायाधीश भी थे। इसी के अंतर्गत हम लोग अगर आगे देखेंगे, भारत सचिव की पूर्व अनुमति पर, भारत सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल वाली 4 सदस्यीय परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो साथियों हमने देखा जो कि भारतीय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो कि भारत सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल वाली 4 सदस्यीय परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसी में अगर हम लोग देखेंगे, अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगर हम लोग पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं, तो पहले जो गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो साथियों हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके जो चीफ जस्टिस बनाए गए वो सर एलिजा एम्पे को बनाया गया, और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। और इसमें भारत सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल वाली एक 4 सदस्यीय परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और इसी में अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगर हम लोग फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो जो इसके फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसी में हम लोग आगे देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हम लोग आगे देखेंगे, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से किसी भी भारतीय के साथ व्यापार व रिश्वत पर रोक लगा दी गई। साथियों जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत इस एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान किया गया था, जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो किसी भी भारतीय व्यापारी के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे, या किसी भी प्रकार से उनसे रिश्वत भी नहीं ले सकते थे, या उपहार उन्हें नहीं प्रदान किया जा सकता था। इसी के बारे में इसी के आगे हम लोग देखेंगे
कंपनी पर ब्रिटिश को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण बना दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बना दिया गया। तो साथियों जो कि था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण बना दिया गया। इसी में हम लोग देखेंगे अब भारत में इसके राजस्व नागरिक और सैन्य सेनाओं और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो साथियों कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण कर दिया गया। और इसी में आगे हम लोग देखेंगे अब भारत में इसके राजस्व नागरिक और सैन्य मामले जो भी होते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सैन्य मामले और राजस्व से संबंधित मामले होते थे, ब्रिटिश सरकार को देना, इनकी जो जानकारी होती थी ये ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दी गई। और इसी में हम लोग देखेंगे व्यापार की सभी सूचनाएं ब्रिटिश क्राउन को देना आवश्यक कर दिया गया। तो साथियों हमने देखा कि व्यापार की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो सभी सूचनाएं होती थी वो इन्हें अनिवार्य कर दिया गया कि ये हर हालत में जो होता है कि ब्रिटिश क्राउन को अपनी जो आवश्यक सूचनाएं हैं ये प्रदान करेंगे। और इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आज विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए। हम लोग अगले देखेंगे जो अगला हमारा एक्ट आ जाता है, अगला एक्ट जो आ जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, अगला एक्ट जो हमारा आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि 1781 में आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अगला जो हमारा एक्ट आ जाता है वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ 1781। कौन सा एक्ट है हमारा साथियों? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो कि रेगुलेटिंग एक्ट की समीक्षा करने के लिए वह रेगुलेटिंग एक्ट की उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट का निर्माण किया गया।
तो साथियों हमने देखा जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 था, इसके अंतर्गत जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इससे पहले, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो इसके पहले आया था, इसकी समीक्षा करने के लिए व उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट का निर्माण किया गया। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे और इसी के आगे अगर हम लोग देखेंगे, इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा, बंगाल बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। और इसी में आगे अगर हम लोग देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत आगे अगर हम लोग और देखेंगे तो इसका उद्देश्य जो था, अगर हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट के उद्देश्य की बात करते हैं, अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य गवर्नर जनरल की परिषद वाली सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर जनरल की परिषद वाली सुप्रीम कोर्ट के 20 संबंधों के बीच संबंधों का सीमांकन किया गया। तो साथियों हमने देखा एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि 1771 में आया था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट की समीक्षा करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था और इसके अंतर्गत इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट का निर्माण किया गया। इसके तहत अगर हम लोग देखेंगे तो इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। और अगर हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1771 के उद्देश्य की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल की परिषद वाली सुप्रीम कोर्ट के बीच संबंधों का सीमांकन एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत किया गया। इसी में हम लोग आगे देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत आगे हम लोग देखेंगे इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी एससी यानी सुप्रीम कोर्ट पर यह रोक लगा दी गई कि वह सुप्रीम कोर्ट किसी भी कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी के ऊपर किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के ऊपर कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता है। और आगे हम लोग देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे न्यायालय को अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय
आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करने के लिए या करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाज को ध्यान में रखना आवश्यक कर दिया गया। तो साथियों, हमने देखा जो भारतीय संविधान की विकास यात्रा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसी में हम लोगों ने देखा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अंतर्गत इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी पर कार्रवाई नहीं कर सकता है और न्यायालय को अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय सरकार को कानून बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक। तो साथियों, इसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा भारतीय संविधान की विकास यात्रा के अंतर्गत न्यायालय ने अपनी जो आज्ञाएं आदेश लागू करते समय सरकार को कानून बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाज को ध्यान में रखना आवश्यक कर दिया गया तथा इनका सम्मान करना आवश्यक कर दिया गया। इसी के साथ में जो हमारा ये आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है और कल मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।